अब तक इस बुक के जितने भी चैप्टर्स को हमने पढ़ा है उससे हम इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझ चुके हैं, चाहे वो 5 ईयर प्लान्स हो, एलपीजी रिफॉर्म्स हो या रूरल डेवलपमेंट हो। इस आखिरी चैप्टर में हम अपने आसपास के कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर करेंगे। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। दूसरा कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सभी कंट्रीज के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज का कंपटीशन सिर्फ डेवलप कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके सिर्फ इनसे नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, इनसे भी है। अगर आपको इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है जिसमें हमने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम इंडिया के डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज को पास के दो कंट्रीज से कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों को हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज काफी सिमिलर रहा है और तीनों ने शुरू भी लगभग एक टाइम पे किया था। भारत और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में एस्टेब्लिश हुआ। तीनों ने डेवलपमेंट की प्लानिंग भी सिमिलर वे में स्टार्ट किया। इंडिया ने 1951 से 56 के लिए 5 ईयर प्लान अनाउंस किया। पाकिस्तान ने अपना 5 ईयर प्लान, जिसे अब मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है, वो 1956 में अनाउंस किया और चाइना ने भी 1953 में अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान अनाउंस किया। पाकिस्तान और चाइना में अब भी ये 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन इंडिया में लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 के लिए लाया गया था, लेकिन 2015 में इसे खत्म कर दिया गया और अब 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट और 3 ईयर का एक्शन प्लान बनाया जाता है। 1980s तक तीनों कंट्रीज का सिमिलर ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम था, लेकिन अभी इनमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है इसको समझने से पहले चाइना और पाकिस्तान में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1 पार्टी रूल के बेसिस पे एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद से इकोनॉमी के क्रिटिकल सेक्टर्स, लैंड और एंटरप्राइज ओनरशिप, सब कुछ जो पहले कोई इंडिविजुअल भी ओन कर सकता था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। 1958 में एक कैंपेन शुरू किया गया जिसे कहा जाता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसका एम था कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना। लोगों को छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इनकरेज किया गया। गांव के एरिया में कम्यून सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसमें एक जमीन पे कई लोग मिलकर कलेक्टिवली खेती करते थे। हालांकि ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि फूड शॉर्टेज, ड्रॉट और गवर्नमेंट के पुअर रिस्पॉन्स की वजह से लगभग 30 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। उधर चाइना और रशिया के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया ने जो अपने प्रोफेशनल्स को चाइना भेजा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद करने के लिए, उन्हें वापस बुला लिया गया। 1965 में माओ जेडोंग ने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जिसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को रूरल एरियाज में काम करने के लिए भेजा गया। प्रेजेंट में जो चाइना का फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो रिलेटेड है 1978 में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया। इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स इनिशिएट किया गया। जैसे एग्रीकल्चर में जो पहले कम्यून लैंड था उसको छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड किया गया और इंडिविजुअल हाउस होल्ड को दिया गया। लैंड की ओनरशिप नहीं दी गई, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड टैक्स था वो पे करने के बाद जो भी इनकम उस जमीन से होती थी उसे वो रख सकते थे। रिफॉर्म के लेटर फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, पर्टिकुलरली टाउन और विलेज एंटरप्राइजेस जिसको लोग कलेक्टिवली ओन करते थे, उनको भी गुड्स प्रोड्यूस करने की परमिशन दी गई ताकि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, जिसे इंडिया में हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनके लिए कंपटीशन बढ़े। रिफॉर्म में डुअल प्राइसिंग का सिस्टम भी लाया गया जिसमें प्राइस को 2 तरह से फिक्स किया जाता था। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो इनपुट खरीदेंगे और जो आउटपुट बेचेंगे वो उस प्राइस पे करेंगे जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी और क्वांटिटी भी फिक्स होगा। ऐसा किया गया ताकि जो एसेंशियल गुड्स है उनके प्राइस में स्टेबिलिटी आए। इसके अलावा जो खरीद बिक्री होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा, मतलब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्पस के लिए बनाया हुआ एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ का इकोनॉमिक रूल्स कंट्री के बाकी एरिया से डिफरेंट होता है। बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा बेनिफिट दिया जाता है ताकि वो इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हो। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया से काफी सिमिलर थी। जैसे पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को चुना जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करता है।
जैसे इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को प्रमोट किया था, जिसमें गुड्स को इंपोर्ट न करके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, वैसे ही 1960s में पाकिस्तान में भी किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन से एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी बूस्ट मिला। 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन किया गया। फिर लेट 1970s और 1980s में ज्यादा फोकस डीनेशनलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने पे किया गया। इस पीरियड में पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और पाकिस्तान की बहुत पॉपुलेशन जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा रही थी, वहां से रेमिटेंसेस भी मिला। फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले लोग अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट जो अपने घर भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। इस सब के अलावा गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दे रही थी। तो ये सब मिला के एक ऐसा इन्वायरमेंट बना जिसमें नए इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। फिर ईयर 1988 में रिफॉर्म्स शुरू किया गया। यह चाइना और पाकिस्तान के डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज का एक ब्रीफ आउटलाइन था। अब तीनों कंट्रीज के कुछ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को कंपेयर करते हैं कि कहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का मतलब है उस जगह का पॉपुलेशन कितना है और उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब डेंसिटी कितना है, मेल फीमेल रेशियो क्या है। इस बुक में जो भी डेटा दिया हुआ है वो 2017-18 का है, इसीलिए प्रेजेंट के डेटा से वो डिफर कर सकता है, लेकिन कंफ्यूजन न हो इसलिए फिलहाल हम बुक के डेटा को ही कंसिडर करेंगे। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वही पाकिस्तान की पॉपुलेशन इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। अब एरिया वाइज चाइना बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इन तीनों में सबसे कम है। डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो अगर एरिया छोटा होगा और उसके कंपैरिजन में लोग बहुत ज्यादा होंगे तो मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा कि एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी हर साल पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान का बहुत ज्यादा है और चाइना का बहुत कम है। चाइना के लो पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण बताया जाता है इसके वन चाइल्ड पॉलिसी को, जो 1970s-80s में इंट्रोड्यूस किया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। वैसे 2016 में से हटा दिया गया क्योंकि इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिखने लगा, जैसे यूथ पॉपुलेशन कम होने लगा। तीनों ही कंट्री में पर 1000 मेल्स फीमेल पॉपुलेशन भी कम है। इसका एक मेजर रीजन सन प्रेफरेंस मेंटालिटी को बताया जाता है, हालांकि इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। चाइना में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। फर्टिलिटी रेट मतलब एक वुमेन ऑन एन एवरेज अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितने बच्चों को जन्म देती है। चाइना में अर्बनाइजेशन ज्यादा है, 59% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहते हैं। ये नंबर इंडिया में 34% और पाकिस्तान में 37% है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की बात आजकल बहुत होती है। इन तीनों कंट्रीज में चाइना की जीडीपी सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान की सबसे कम। जीडीपी में एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक जीडीपी बेस्ड ऑन पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। जीडीपी का मतलब होता है एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर एक साल में जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया उसका मनी वैल्यू। अब सपोज एक बर्गर बनाया गया इंडिया में और उसका प्राइस है 100 रुपीज, तो इंडिया के जीडीपी में ऐड हुआ 100। लेकिन सेम क्वालिटी का बर्गर यूएस में बनाया गया, उसका वहां प्राइस है $5, मतलब रफली 400 रुपीज, तो यूएस के जीडीपी में ऐड हुआ 400। तो दोनों सेम क्वांटिटी और क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि यूएसए में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो वहां का जीडीपी ज्यादा हो गया। तो जब जीडीपी में इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं जीडीपी बेस्ड ऑन पीपीपी। इसलिए नॉमिनल जीडीपी में इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन पीपीपी जीडीपी में ये 3rd लार्जेस्ट है। नॉमिनल में यूएसए लार्जेस्ट है, चाइना 2nd लार्जेस्ट, लेकिन पीपीपी जीडीपी के अकॉर्डिंग चाइना लार्जेस्ट है और यूएसए 2nd लार्जेस्ट। पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडिया की जीडीपी का लगभग 10 to 11% है पाकिस्तान की जीडीपी। अगर एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें तो 1980s-90s में चाइना का ग्रोथ रेट इंडिया और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा था, 10.3%। इवन पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा था। लेकिन 2015 से 17 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना और पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया है और इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, 7.3%। मतलब इंडिया की जीडीपी इन दोनों देशों के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि इन तीनों कंट्री में किस किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं और हर सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। चाइना में वैसे एरियाज जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है वो रिलेटिवली बहुत कम है। टोटल एरिया का सिर्फ 10% कल्टीवेबल एरिया है। ऐसा वहाँ की क्लाइमेट और टोपोग्राफी की वजह से है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में जितना कल्टीवेबल एरिया है उसका सिर्फ 40% चाइना में है।
1980s तक चाइना की 80% से भी ज्यादा आबादी इनकम के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। उसके बाद से गवर्नमेंट ने लोगों को इनकरेज किया कि वो फार्मिंग को छोड़कर दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट इन सब में शिफ्ट करें। 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग अब चाइना की 26% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7% कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी और जीवीए दोनों कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है। ग्रॉस वैल्यू एडेड में देखा जाता है कि प्रोडक्शन में एक्चुअल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, और जब इसमें गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको ऐड करते हैं और जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उसको माइनस करते हैं तो वो जीडीपी कहलाता है। जब सेक्टर्स को ऐसे कंपेयर करना होता है तो जीवीए ज्यादा सूटेबल डेटा होता है। अब यही 2018-19 के नंबर्स पाकिस्तान और इंडिया के केस में देखें तो पाकिस्तान में 41% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर जीवीए में 24% कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया 43% डिपेंडेंट है और सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह तीनों देश के इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के नंबर्स भी यहाँ दिए हुए हैं। इन तीनों कंट्रीज में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीवीए में कंट्रीब्यूट करता है। ये नंबर्स देखना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता लगे कि जितने लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, क्या उसी प्रोपोर्शन में वो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और कंट्रीब्यूशन बहुत कम है तो इसका एक मतलब है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जिसका कारण हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कैपिटल या लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जनरली जब कंट्री में डेवलपमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करता है, फिर सर्विसेज सेक्टर में, जैसा चाइना में हुआ। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के केस में ये शिफ्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट सर्विसेज सेक्टर में हुआ है। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जैसे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जैसे पुअर इंडस्ट्री बेस और उसके कारण ओवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। ये है 1980s में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में कितना परसेंट वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में था, और ये है 2019 का डेटा। सर्विस सेक्टर जीवीए में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। तो क्लियरली तीनों ही कंट्री में सर्विस सेक्टर काफी इमर्जिंग सेक्टर है। इस टेबल में तीनों सेक्टर के आउटपुट ग्रोथ के ट्रेंड का डेटा दिया गया है। 1980 से 90 में क्या आउटपुट ग्रोथ रेट रहा था और 2014 से 18 में क्या ग्रोथ रेट रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में तीनों कंट्रीज का ग्रोथ रेट डिक्लाइन किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1980s में चाइना का ग्रोथ रेट काफी हाई था, लेकिन रिसेंट में तीनों कंट्रीज का कम हुआ है। सर्विसेज सेक्टर में पहले चाइना का ग्रोथ रेट काफी हाई था लेकिन अब डिक्लाइन किया है। वहीं इंडिया में इस सेक्टर का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के टर्म्स में इन तीनों कंट्रीज की क्या पोजीशन है उसको देखते हैं। अगेन हम बुक में दिए गए डेटा को कंसीडर करेंगे, ऑल्दो एक्चुअल और रिसेंट डेटा में कुछ बदलाव हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आता है वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है और भी बहुत कुछ। इन सब को कंसीडर करके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक दी जाती है। 2017-19 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना इन सारे इंडिकेटर्स में इंडिया और पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म कर रहा है। पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, पॉवर्टी कम है, हेल्थ इंडिकेटर्स बेटर है। कुछ इंडिकेटर्स में तो इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी पर 1 लाख बर्थ कितने बर्थ गिविंग वुमेन की डेथ हो जाती है। इंडिया में ये नंबर 133 है, पाकिस्तान में 140 और चाइना में सिर्फ 29। ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी पर 1000 बर्थ कितने बच्चे की डेथ होती है, ये रेट भी इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा है। इन सब चीजों को कंसीडर करके चाइना की रैंक है 87, इंडिया की 130 और पाकिस्तान की 154। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ये सब इंडिकेटर्स जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। एक और इंडिकेटर जरूरी है और वो है लिबर्टी इंडिकेटर्स, यानी वहाँ के सिटीजन्स के पास कितनी आजादी है, वो सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, सिटीजन्स के राइट को कितना प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा एक इंडिकेटर, ये पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग वाला, जरूर इसमें ऐड किया गया है, लेकिन रैंक डिसाइड करने में उसका ज्यादा वेटेज नहीं है। अगर ये सारे इंडिकेटर्स ऐड कर दिए जाए और इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और भी मीनिंगफुल और कंप्लीट होगा। अपने नेबरिंग कंट्रीज के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से कुछ सीखने के लिए जरूरी है कि हम उनके सक्सेस या फेलियर के रूट कॉज को समझें। इसके लिए हम रिफॉर्म की शुरुआत को एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जो कि चाइना में 1978, पाकिस्तान में 1988 और इंडिया में 1991 में हुआ था। तो प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए उसको ब्रीफली देखते हैं।
इंडिया और पाकिस्तान के केस में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी था, क्योंकि हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया था और उनका ये कंडीशन था, मार्केट को ओपन करो, रिड्यूस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं था। तो फिर 1978 में चाइना ने क्यों रिफॉर्म किया? उस समय चाइना में जो न्यू लीडर्स थे वो माओइस्ट रूल यानी माओ जेडोंग के अंडर जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ था और लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन था उससे खुश नहीं थे। उनका मानना था कि माओइस्ट्स की पॉलिसीज जैसे सेल्फ सफिशिएंसी और फॉरेन टेक्नोलॉजी और गुड्स को अवॉइड करने से उतना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना होगा। रिफॉर्म के बाद एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, लैंड रिफॉर्म किया गया, स्मॉल इंटरप्राइजेस को प्रमोट किया गया और इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखा। लोगों की इनकम इंक्रीज हुई और सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1978 के रिफॉर्म से पहले कुछ नहीं हुआ था। रूरल एरियाज में बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज का काफी एक्सटेंशन रिफॉर्म से पहले ही हो चुका था। कम्यून सिस्टम जिसमें लोग कलेक्टिवली फार्मिंग करते थे, उसकी वजह से फूड ग्रेन्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स लाया गया उसे पहले छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद बड़े लेवल पे। जो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया उसका भी इम्पैक्ट दिखा। जैसे हमने पढ़ा कि कल्टीवेशन के लिए लोगों में प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ओनरशिप नहीं दिया गया था, लेकिन टैक्स देने के बाद जो इनकम होगी उस जमीन से वो उस इंडिविजुअल का होगा। तो इससे रूरल एरियाज में लोगों के पास पैसा आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, जिससे पॉवर्टी कम हुआ और यहीं से रूरल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का बेस बना या और भी फर्दर रिफॉर्म करने में सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि रिफॉर्म के बाद डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव होने के बजाय और बेकार हो गया। इस टेबल में हमने देखा था कि कैसे हर सेक्टर में 1980 से 90 के कंपैरिजन में आउटपुट ग्रोथ काफी कम हुआ है। 1960s में 40% से ज्यादा पुअर पॉपुलेशन था, जो 1980s में घट के 25% पे आ गया, लेकिन रिसेंट डेकेड्स में ये फिर से बढ़ने लग गया। इसके पीछे का कारण बताया जाता है एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई के पुअर सिचुएशन को, जो बेसिकली गुड हार्वेस्ट पे डिपेंड करता था। मतलब जब फसल अच्छा होता था तो इकोनॉमी की कंडीशन ठीक रहती थी और अगर फसल खराब तो इकोनॉमी भी स्लो हो जाती थी। हमने पढ़ा था कि इंडिया को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को ठीक करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा था। हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व नहीं था कि हम इंपोर्ट कर सके। तो कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, लेकिन उस रिजर्व का सोर्स क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट करके पैसा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के केस में उसका मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रेमिटेंसेस के रूप में आ रहा था, जो कि एक स्टेबल सोर्स नहीं है। दूसरा कि पाकिस्तान फॉरेन लोन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता था और फिर वापस उस लोन को पे करने में भी इनको काफी दिक्कत होती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने रिकवर किया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017-18 में GDP में 5.5% ग्रोथ हुआ है, जो कि प्रीवियस डेकेड्स के कंपैरिजन में हाईएस्ट है। तीनों सेक्टर्स में भी ठीक ग्रोथ हुआ है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब भी स्टेबल और पॉजिटिव रहा है। कंक्लूजन यह है कि तीनों कंट्रीज ने लगभग एक टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट की और इस डेवलपमेंट पाथ में 7 डेकेड्स से ज्यादा बीत चुके हैं। 1970 तक तीनों देशों में सेम लो लेवल डेवलपमेंट था, लेकिन उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई उसके वजह से तीनों कंट्रीज आज अलग अलग लेवल पे है। इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को मेंटेन किया है और परफॉर्मेंस मॉडरेट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के केस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेज एंड फॉरेन हेल्प और एग्रीकल्चर सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस, ये सब कुछ कारण रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी रिफॉर्म के बाद भी उतनी ग्रो नहीं कर पाई है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब गवर्नेंस में रेगुलर कुछ इश्यूज रहना, रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स होना या गवर्नमेंट का टर्म से पहले चेंज हो जाना। जैसे पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाया है। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी और ह्यूमन राइट्स पे उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन एक मेजर कंसर्न रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट 4 डेकेड्स में इसने काफी ग्रोथ किया है। इंडिया और पाकिस्तान की तरह चाइना ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मार्केट को यूज करके ज्यादा से ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया, कलेक्टिव ओनरशिप और इंडिविजुअल को कल्टीवेशन के लिए जमीन देके चाइना ने ये इंश्योर किया कि रूरल एरियाज में सोशल सिक्योरिटी आए और लोगों के हाथ में पैसा आए। इवन रिफॉर्म से पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए।
तो ये था इंडिया के 2 नेबरिंग कंट्रीज के इकोनॉमी का ब्रीफ एनालिसिस। इसी के साथ ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक कंप्लीट हुआ।